सर मैंने स्टार्ट दबाया, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर आप देखो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा हो, मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब हुआ? जोर से करना पड़ेगा। हो गया अब स्टार्ट, कोई नहीं, चलिए अब हुआ सर। चलिए, सो पुर्तगालियों के बाद चलो अच्छा होगा, जो नए बच्चे वो भी जुड़ जाएंगे। नहीं लेट लतीफो। चलो पुर्तगालियों के बाद आपके डच, और डच के बाद ब्रिटिश का भारत आगमन आपका हुआ। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था आपका? 1600 में हुआ था। कहां पर हुआ होगा? आपके इंग्लैंड में आपका हुआ था। ठीक है। इनकी जो पहली व्यापारिक यात्राएं हैं वो एशिया के लिए हुई थी। 1601 1602 में इनकी जो यात्राएं थी वो कहाँ के लिए हुई थी? जावा, सुमात्रा, मलक्का के लिए आपकी हुई थी। ये वो जगहें थी जो किसके लिए फेमस थी? आपके मसाला के लिए क्या थी? आपकी फेमस थी। तो जो प्रारंभिक यात्राएं आपकी हुई है उनका एक जो उद्देश्य था, आज रिकॉर्डिंग होगी नहीं हो रही। सो उनका जो उद्देश्य था, जो इस एरिया में जो मसाला बाजार है उस पर एकाधिकार, मोनोपोली आपका सेट करना था। ठीक है। 1608 में पहला जो व्यापारिक जहाज था वो हेक्टर था, और इसको लाने वाले कौन थे? आपके कैप्टन हॉकिंस थे। कैप्टन हॉकिंस पहले मर्चेंट थे जो इंडिया में पहुंचे थे। किस जहाज में पहुंचे थे? आपके हेक्टर नामक जहाज में पहुंचे थे। ये क्वीन एलिजाबेथ का लेटर लेकर आए थे अकबर के नाम से, बट क्योंकि अकबर इस समय आपके नहीं थे, जहांगीर इस समय आपका शासक था, तो जहांगीर के दरबार में आपका जो ये कैप्टन आपके हॉकिंस हैं ये आपके आते हैं। कैप्टन हॉकिंस को तुर्की भाषा आपकी आती थी और आपकी पर्शियन भाषा भी वो जानकार था। अब उस समय मुगल दरबार में पर्शियन भाषा ही आपकी चला करती थी, तो इसने जहांगीर से फारसी में आपकी बात की, पर्शियन में आपकी बात की, जिससे जहांगीर जो था काफी खुश हुआ था। इसने जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत आपकी मांगी थी। जहांगीर ने खुश होकर इसको इंग्लिश खान और 400 जात का मनसब भी आपका दिया था। जहांगीर के द्वारा इसको सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत आपकी दी गई थी, लेकिन सूरत में जो पोर्चुगीज थे और जो गुजराती व्यापारी थे उनके विरोध के चलते इसको ऐसी जो इसने आपकी परमिशन दी थी उसको वो कैंसिल करनी पड़ी थी। उसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि अगर पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस को कम करना है तो उनको हराना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि 1611 में ब्रिटिश जो आपके नेवल हेड होते हैं कैप्टन मिडल्टन, वो स्वाली में पोर्चुगीज बेड़े को आपका डिफीट कर देते हैं। इससे ये भी स्थापित हो जाता है कि पोर्चुगीज एकमात्र नेवल पावर नहीं है, इंग्लिश भी उनके जैसे ही क्या है आपके पावरफुल है। उसके बाद इनको सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिलती है और 1613 में सूरत में पहला ब्रिटिश कारखाने की आपकी स्थापना की जाती है। सबसे पहले कारखाने की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कारखाना इनके द्वारा खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? आपके मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में है आपका मसूलीपट्टनम। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने लगातार जो है आपके जो ट्रेडिंग राइट्स है उनको प्राप्त करने के लिए अलग अलग राजाओं से प्रयास किए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो 1632 का है। 1632 में गोलकुंडा देखो बच्चों, यह है आपकी यहाँ पर गोदावरी रिवर और यहाँ पर है आपकी कृष्णा रिवर। ये जो रीजन है बीच का इसको हम कहते हैं गोलकुंडा। ये गोलकुंडा कोस्ट आपका कहलाता है। तो ये जो आपका रीजन है ये भी कहां पर? देखो ऑब्वियसली मसूलीपट्टनम के आसपास का रीजन है। तो गोलकुंडा का जो शासक था उसने अंग्रेजों को 500 पैगोडा पर ईयर 500 पैगोडा पर ईयर के टैक्स पर क्या दे दिया? आपके गोलकुंडा के रीजन से आपका ट्रेड करने की अनुमति दे दी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका फ्रांसिस डे है, फ्रांसिस डे, इसके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? आपके मद्रास की स्थापना आपकी की गई थी। धीरे धीरे हम देखते हैं कि बंगाल के रीजन में भी ये अपने जो व्यापारिक कोठिया है उनको फैलाने का कार्य शुरू करते हैं। बंगाल का जो गवर्नर है इस समय उसका नाम है अजीमुशान या अजीमुल्ला भी उनका नाम है आपका, एक और नाम उनका है। इससे इन्होंने बंगाल में ट्रेड करने के लिए जो ट्रेडिंग राइट्स है वो आपके लिए थे। ऑब्वियसली किसके बारे में? किसके बदले में? आपके पैसों के बदले में, टैक्स के बदले में। ठीक है। 1700 में 1700 में जो आपके जॉब चौरनाक हैं,
जॉब चौर्नाक के द्वारा आधुनिक कैलकाटा नगर की स्थापना आपकी की जाती है। ठीक है, अजी मुशान सिंह को 3 गांव आपके मिले थे बंगाल के, सुतीनाता, कालिकाता, ठीक है, एक और आपका विलेज था, जिनको मिलाकर क्या की गई, आपकी कैलकाटा की स्थापना की गई। हमने ये पढ़ा था कि 1661 में जो पोर्चुगीज आपकी राजकुमारी थी उसकी शादी किससे हुई थी, आपके जो प्रिंस चार्ल्स आपके इंग्लैंड के, उनसे आपकी हुई थी। बदले में उनको क्या मिला था, बॉम्बे दहेज के रूप में मिला था। तो यहाँ पे जो गेराल्ड ओंगियार हैं, गेराल्ड ओंगियार, क्योंकि उसके बाद प्रिंस चार्ल्स ने क्या किया था कि 10 पाउंड प्रतिवर्ष किराए पे ये बॉम्बे किसको दिया था, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी गेराल्ड ओंगियार ने क्या किया था, आधुनिक बॉम्बे नगर की स्थापना की थी, जो बाद में एक पोर्ट भी बढ़ा और बाद में वो एक ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के रूप में भी क्या होता है, आपका डेवलप आपका होता है। बच्चों वैसे तो ब्रिटिश जो आपका एरा है वो काफी लंबा है, 47 तक है, पर ध्यान रखें कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ कौन सी यूरोपीय कंपनी आई है और कहां पर उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है वहीं तक पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं, आपके फ्रेंच भी पढ़ने हैं। तो फ्रेंच कंपनी कैसे आई, कैसे उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया, इस पीरियड में हम उतना ही आपका पढ़ेंगे। फिर तो ऑब्वियसली सारा का सारा किसके बारे में है, अंग्रेजों के बारे में ही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने इंडिया में जो उनका पहला इरा है ना, जो अंग्रेजों का कॉलोनाइजेशन का जो आपका पीरियड है, अगर हम उसकी बात करें तो इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने इंडिया को 3 टाइप की कॉलोनीज के तरह आपका इस्तेमाल किया है। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब आपका ट्रेड का जो आइडिया खत्म हो जाएगा और पॉलिटिकल आइडिया स्टार्ट हो जाएंगे, इंपीरियलिज्म के आइडिया स्टार्ट हो जाएंगे, साम्राज्यवाद के आइडिया स्टार्ट हो जाएंगे, अपने किंगडम को एक्सपेंड करने की बात जब अंग्रेजों के दिमाग में आने लगेगी और वो भारत को क्या बनाएंगे, अपना गुलाम बनाएंगे, उस समय वो भारत का इस्तेमाल किस प्रकार करेंगे। ये यहाँ पर इसलिए समझाना जरूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग कॉलोनी किसे कहते हैं। सबसे पहले जो हम अंग्रेजों के गुलाम बने, हम कैसे उपनिवेश बने, हम बने व्यापारिक उपनिवेश। व्यापारिक उपनिवेश का मतलब होता है बच्चों कि जहां किसी कंट्री के सारे ट्रेडिंग रिसोर्सेज पर किसी एक कंट्री का अधिकार हो जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस दिन कि किस तरह आप एक गांव के लोग हो, है ना, और आप अपना सामान बेचना चाहते हो, आपके पास क्या है, मल्टीपल बायर्स हैं, और एक बायर क्या करता है, सारे बायर्स को मार्केट से बाहर कर देता है, फिर आप मजबूरन उसको ही बेचते हो और उसके मांगे दाम पर आप उसको बेचते हो। तो जब ऐसी कंडीशन आपकी होती है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि हम क्या बनेंगे, आपके ट्रेडिंग कॉलोनी बनेंगे, जहां पर हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके बायर सेलर कौन है, एक ही व्यक्ति है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बाकी और जो यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे ट्रेड कर रही हैं उनको मार्केट से बाहर कर दिया और अपने आप क्या बन गए, इंडियन प्रोड्यूस के सोल बायर्स आपके बन गए, एकमात्र खरीदार आपके बन गए, जिसकी वजह से जो भी हमारा प्रोड्यूस अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है वो अंग्रेजों के मुंह मांगे दामों पर आपका बेचा जाने लगेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अरे कुछ समझ में आया कि नहीं बच्चों। उसके बाद हम बनेंगे इंडस्ट्रियल कॉलोनी। इंडस्ट्रियल कॉलोनी क्या होगा, आपका व्यापारिक उपनिवेश। व्यापारिक उपनिवेश का मतलब है, सॉरी व्यापारिक नहीं, औद्योगिक उपनिवेश। औद्योगिक उपनिवेश का मतलब है कि जहां पर इंडिया के रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया गया ब्रिटेन की इंडस्ट्री को फीड करने के लिए। देखो बच्चों, ये जो आपका मिड एज है, इस समय इंग्लैंड में आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका हुआ था, औद्योगिक क्रांति आपकी हुई थी। अब इंग्लैंड इतना छोटा सा कंट्री है, इतने छोटे से कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे हो सकता है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए थे इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए वो इन कॉलोनीज ने इंग्लैंड को प्रोवाइड किए। भारत था, अफ्रीका था, यहाँ से सारे के सारे संसाधन आपके ले जाए जाते थे और ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी वहां पे फिनिश गुड्स आपका बनता था। बच्चों एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम है जॉन सुलिवन। जॉन सुलिवन ने किताब लिखी है ब्रिटेन एंड द कॉलोनीज। तो उसमें उनका एक कोट, अब तो मर चुके हैं वो, है ना, उस समय के थे, उस समय का जो कोट है उनका वो बहुत प्रसिद्ध है और उसको हिंदी में कुछ इस तरह ट्रांसलेट किया गया है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की प्रकृति कि जो ब्रिटेन का जो इकोनॉमी है उसका जो नेचर है वो एक स्पंज के समान है। स्पंज जानते हो ना आप, जो गंगा के किनारे के रिसोर्सेज को सोखता है और थेम्स के किनारे उड़ेल देता है।
स्पंज देखा ना आपने, आप पानी में रखो पानी सोख लेता है। तो सुलिवन ने बोला कि जो हमारी इकोनॉमी है ना उसकी प्रकृति एक स्पंज के समान है, कि हम इंडिया से सारे का सारा रिसोर्स लेकर आते हैं और रॉ मटेरियल, रिसोर्स का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल लेकर आते हैं और उसको कहाँ उड़ेल देते हैं, थेम्स के किनारे। लंदन बसा है थेम्स के किनारे। तो उनका कहने का मतलब था कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास आज हैं वो इंडिया या और इंडिया के जैसी कॉलोनी से आपके आते हैं, जिसके बलबूते पर हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खड़ा है। अब ये कोट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो हमारी औद्योगिक उपनिवेश वाली जो हमारी सोच है ये इसको सत्य करता है। इंडिया उस समय क्या बनता है, कच्चे माल का निर्यातक बनता है और फिनिश्ड गुड्स का क्या बनता है, आपका आयातक बन जाता है। यानी कि हमने क्या एक्सपोर्ट किया, रॉ मटेरियल, क्या इंपोर्ट किया, फिनिश्ड गुड्स। और ऐसे फिनिश्ड गुड्स जो ऑलरेडी से इंडिया में आपके बन रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इंडिया की इंडस्ट्री को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि हमारी जनसंख्या पहले से बहुत ज्यादा थी, आज से नहीं, तो हम बड़ा मार्केट थे पहले से ही। और क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों जैसा बनना चाहते थे, तो हमने उसको बहुत जल्दी क्या किया, आपका एक्सेप्ट भी किया। हम ऐसे ही हैं, आज भी हम ऐसे ही हैं, है ना। मैं अगर एक पत्थर ला दूं ना और उसका एडवर्टाइजमेंट कर दूं, ये पत्थर बहुत चमत्कारी है और इससे तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और फर्स्ट क्लास चमकीली रैपिंग में तुम्हें बेच दूं, तुम खरीद लोगे उसे। और इसका जो रीजन है बच्चों वो क्या है कि इंडियन बायर्स जो हैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं नई चीजों से। ये हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है। जब इकोनॉमी में आप पढ़ते हो कंज्यूमर बिहेवियर, तो जो हमारा नेचर है वो क्या है कि हम हर एक चीज को क्या देते हैं, चांस देते हैं, चलो ट्राई करके देखते हैं, है ना। हमारे यहाँ एडिडास अभिदास होकर बिकता है ना, क्योंकि अभिदास के भी क्या है इंडिया में बायर्स हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। सो ऑब्वियसली हम बड़े मार्केट थे, कच्चा पक्का सड़ा गला सब बिकता है हमारे यहाँ, सब कुछ बिकता है हमारे यहाँ। आपको बेचना आना चाहिए, हर एक सामान, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का है खराब क्वालिटी का है, हर कुछ भी। अपना घर देखो, कुछ चीजें बहुत अच्छी है और कुछ चीजें बहुत बेकार है, लेकिन आपने उसको खरीदा है अपनी आवश्यकता के अनुसार, है ना। मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, चलो छोड़ो एग्जांपल नहीं, बहुत लेट हो जाएगा फिर, यहाँ समझो, है ना। सो हम क्या बन गए बच्चों, इंडस्ट्रियल कॉलोनी आपके बने। हमने क्या किया, रॉ मटेरियल आपका एक्सपोर्ट किया और उसके बदले में क्या करा, फिनिश गुड्स इंपोर्ट किए। अभी भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना। उसके बाद हम बनेंगे बच्चों फाइनेंशियल कॉलोनी, वित्तीय उपनिवेश, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनेंगे, आपका फाइनेंशियल कॉलोनी आपका बनेंगे। फाइनेंशियल कॉलोनी का मतलब है आपका वित्तीय उपनिवेश। वित्तीय उपनिवेश का मतलब है कि जब हमारी इकोनॉमी के उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो इनकम जनरेट करते हैं उस पर ब्रिटेन अपना अधिकार कर लेगा। ये वो पीरियड है 1935 के आसपास का। देखो बच्चों, औद्योगिक उपनिवेश के दौरान क्या हुआ, इंग्लैंड के लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा आपका कमाया, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी लग रही थी। तो जब किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रीज का दौर होता है ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। यानी कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा पैसा आपको वापस मिलता है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, हर एक इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेंट हो जाती है। मतलब 10 रुपए लगाने पर 5 रुपए ही मिल रहे हैं, या 10 रुपए लगाने पर 20 रुपए ही वापस मिल रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको नए मार्केट सर्च करने पड़ते हैं, नई स्ट्रीम्स खोजनी पड़ती हैं जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सके। और वो स्ट्रीम किसने प्रोवाइड किया, अंग्रेजों ने भारत में प्रोवाइड किया। हुआ ये कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो ब्रिटेन में आपके व्यापारी वर्ग है उनके पास बहुत ज्यादा इनकम आपकी पैदा हुई, और जब ये इनकम आपकी पैदा हुई ब्रिटेन में, तो इसको उन्होंने इन्वेस्ट करना था। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज कहाँ थी, इंडिया में थी। इंडिया में उस समय ट्रेन्स आपकी बन रही थी, रोड्स आपके बन रहे थे, आपके बंदरगाह वगैरह आपके बन रहे थे, जहां पर किसकी जरूरत थी, आपकी इन्वेस्टर्स की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि भारत में इन्वेस्टर्स नहीं थे, राजा रजवाड़े हुआ करते थे हमारे यहाँ, बट भारत से जो ये इनकम पैदा होगी इन्वेस्टमेंट करने की, जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये इनकम किसको दे दी गई, ब्रिटेन के व्यापारियों को। पैसा किसका लगवाया गया, ब्रिटेन के व्यापारियों का। किसकी रिस्क पर, हमारी रिस्क पर। समझ में आया। यानी कि जहां जहां जिन जिन एरिया से पैसा जनरेट हो सकता था वो सारे के सारे एरियाज कहां चल गए, अंग्रेजों के हाथ में।
एक और चीज आप समझा ले, एक और चीज आप समझ ले कि इस दौरान लोग ब्रिटेन ने आम जनता के पैसे को भी कंट्रोल करना शुरू किया। 1935 में आरबीआई एक्ट आपका आया था, जिसके तहत आरबीआई की स्थापना आपकी की गई थी। और आरबीआई की स्थापना के बाद जितने भी इंडिया के बैंक्स थे वो सब किसके अंडर चले गए थे? आरबीआई के अंडर, है ना। आरबीआई किसने बनाया था? ब्रिटेन ने। क्यों बनाया था? इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। किसकी पूंजी थी बैंकों में? आम भारतीय लोगों की, आपकी पूंजी थी। और आपकी पूंजी पर क्या हो रहा था? इन्वेस्टमेंट हो रहा था। इन्वेस्टमेंट मंगाया जा रहा था कहां से? आपका ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपके अंग्रेजों ने भारत का इस्तेमाल किया किसके तौर पर? एक फाइनेंशियल कॉलोनी के तौर पर। तो अंग्रेजों का भारत आगमन और भारत आने के बाद उन्होंने भारत को किस तरह आपका ट्रीट किया, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे।